गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। कैसे हो आप सब? आप सभी ने अपना अपना गृह कार्य किया है। हमने क्षितिज के गद्यखंड और पद्यखंड से 3 पाठ किए हैं। इसमें जो हमने पद्यखंड में हमने 2 पाठ किए हैं और गद्यखंड में हमने 1 पाठ किया है। अब आज हम यहाँ पर आपकी दूसरी पुस्तक कृतिका लेंगे। इसमें आपकी 5 कहानियाँ हैं। 5 कहानियों में आज हम प्रथम कहानी लेंगे। ये आपका है, प्रथम कहानी है माता का आंचल। ठीक है। इसके जो लेखक हैं श्री पूजन सहाय जी हैं। इन्होंने ये अपनी आत्मकथा है इनकी अपनी, और अपनी कहानी इन्होंने यहाँ पर बताई है। जो बचपन है इन्होंने शब्दों में उसको पिरोकर यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये माता का आंचल जो कहानी है इनकी प्रसिद्ध कहानी है, क्योंकि ये आत्मकथा है इनकी। इन्होंने अपने बचपन को सबके सामने बताया है कि इनका बचपन किस प्रकार से बीता, इन्होंने अपना बचपन कैसे बिताया अपने माता पिता के साथ, कितने प्यार से वे रहते थे। उन्होंने अपनी माँ के प्रति जो भावनाएं हैं यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। आपको मालूम ही है कि हमें जब कष्ट होता है, हमें कुछ परेशानी होती है, तो सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? माँ को। हमारे कोई चोट लगती है तो हमारे मुख से किसका नाम निकलता है? सबसे पहले हम किसको याद करते हैं? हम यही कहते हैं ना, उई माँ या माँ। माँ को याद करते हैं, क्योंकि माँ हमारे सबसे करीब होती है और माँ हमारे कष्ट को भी देख नहीं सकती। आपने देखा है कि हम जब परेशान में होते हैं अपने पिताजी को याद करते? नहीं, हमारे मुख से माँ का नाम ही निकलता है। तो इसलिए यहाँ पर यह कहानी भी माँ के प्रति जो भावनाएं हैं लेखक की, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है लेखक ने। तो ठीक है, अब आगे इस कहानी को देखते हैं। इस कहानी को लेखक ने आंचलिक भाषा में लिखा है। आंचलिक भाषा किसे कहते हैं? कि मतलब ये जो कहानी जिस क्षेत्र की है उसी भाषा में इसको कहानी को लिखा गया है। ठीक है। ये कहानी मैंने जैसे आपको बताया, लेखक ने अपने बचपन की बातें बताई हैं, इसमें अपने बचपन को शब्दों में पिरोया है। तो अब इस कहानी को देखते हैं। इससे पहले ये पंक्ति पढ़ते हैं। ठीक है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो इसमें क्या है कि इसमें जो लेखक है, लेखक ने बताया है कि जब सभी लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो क्या होते हैं, वहाँ मौज मस्ती होती है, मृदंग बजता है। मृदंग किसे कहा गया है? यहाँ पर मृदंग कहा गया है कि एक बजाने वाला वाद्य यंत्र। ठीक है, जो ढोलक के समान होता है। और जहाँ बड़े बूढ़े बैठ जाते हैं, वो अपने घर की ही परेशानियों को आपस में बताते रहते हैं। खर्चे की ही परेशानी होती है उन्हें कि इतना महंगाई हो रही है, इतने खर्चा हो रहा है, वो सब इन बातों को ही करते हैं। तो भोलानाथ यहाँ पे अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि भोलानाथ कहते हैं कि वे अपने पिता के साथ तड़के उठकर, तड़के कहते हैं यहाँ पर, तड़के का गए जल्दी सुबह उठकर। तो भोलानाथ जल्दी सुबह उठकर अपने पिता के साथ नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। वो क्या करते थे कि अपने पिता के साथ ही सोते थे बाहर बैठक में, और उनके पिता जल्दी सुबह उठते थे और उनके पिता अपने साथ उसको भी नहला दिया करते थे। ठीक है। फिर क्या होता था कि फिर वे अपने माता के पास केवल दूध पीने ही जाते थे, और या कोई परेशानी होती थी तब जाते थे। ठीक है। तो क्या है कि जब उनके पिताजी नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेते थे, तो भोलानाथ लेखक को बचपन में बोलते थे। तो भोलानाथ क्या करता था कि जिद करके अपने माथे पर तिलक लगवाता था भभूत का। ठीक है। तो भभूत का तिलक लगाता है, जिसको त्रिपुंड कहा जाता है। और त्रिपुंड ये होता है कि जैसे शिव की ये 3 लाइनें होती हैं खिंची हुई माथे पर, उसको
त्रिपुण कहा गया है। तो उसको लगाकर वे घूमते थे और उसको लगाने से वो कैसे लगते थे, बम बोला जैसे लगते थे, इसलिए सब उसको बड़े प्यार से भोलानाथ कहते थे। उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर ही पुकारते थे। वैसे उनका नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। उनका नाम ऐसे तारकेश्वर नाथ था। फिर वह जो लेखक थे, लेखक अपने वो अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे और माताजी को मैया कहते थे। ठीक है, वो ये क्या बोलते थे। और जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो भोलानाथ उनके बराबर में बैठ जाता था और आईने में अपना मुंह निहारा करता था। और जब भी बाबूजी उनको देखते थे तो वो शर्माकर एकदम से मुस्कुराकर अपना मुख नीचे कर लेता था और आईना भी नीचे रख देते थे। ठीक है, और ये देखकर उनके पिताजी को भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनकी जो ये नादानियाँ हैं, ये शैतानियाँ हैं, बहुत अच्छी लगती थी। फिर उसके बाद पूजा के बाद जो उनके बाबूजी थे, अपनी पूजा पाठ करने के बाद वे राम नाम लिखने लगते थे और अपनी राम नामा बही पर 1000 बार नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करते थे उनके पिताजी कि वो गंगा जी जाते थे तो अपने भोलानाथ को, बचपन में भोलानाथ बोलते थे लेखक को, तो भोलानाथ को अपने कंधे पर बिठाकर और कागज़ पर राम राम लिखकर उन्हें आटे की गोलियां उन कागज़ में लपेटकर मछलियों को जिमाने जाते थे, मछली को खिलाने जाते थे। तो भोलानाथ उनके कंधे पर बैठा रहता था और भोलानाथ को बहुत अच्छा लगता था घूमना। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखो भोलानाथ कैसे बैठा है, पेड़ पर मस्ती कर रहा है अपने पिताजी के साथ। तो इस प्रकार से भोलानाथ को बहुत अच्छा लगता था अपने पिताजी के साथ घूमना और कंधे पर बैठे रहना। और इस तरह से जब मछली को वो खिलाते थे तो वो उनको देखकर रहता था और पेड़ों की डाली पर फिर आते समय वे झूला भी झूलता था। कभी कभी वह अपने पिताजी के साथ कुश्ती भी लड़ता था। तो मतलब जैसे अपने पिताजी के साथ मस्ती करते हैं ना, ऐसे वो मस्ती भी करता था। और पिताजी क्या करते थे कि पहले तो उससे कुश्ती करते थे, लेकिन उनको पिताजी को हारना अच्छा लगता था। वो एकदम से ना ऐसे कमज़ोर से पड़ जाते थे और हारने का नाटक करते थे, और जिससे एकदम से भोलानाथ उनके ऊपर बैठ जाता था, उनको पछाड़ देता था, पछाड़ना हरा देना। और इससे वो खुश हो जाते थे। अब भोलानाथ फिर खुश होकर तालियां बजाता था, भोलानाथ को अच्छा लगता था, तो पिताजी भी उसको देखकर खुश होते थे। फिर भोलानाथ कभी कभी क्या करता था कि लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता था, शैतानी करता था। तो उनके पिताजी जो थे वो हंसते हंसते अपनी हमारे हाथों से मूछें छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। ठीक है ना, उनके जो पिताजी थे भोलानाथ से अपनी मूछें छुड़ाते थे और फिर उससे चूमने लगते थे, और फिर उनसे क्या बोलते थे भोलानाथ से कि इधर का खट्टा और इधर का मीठा चूमा। मतलब बच्चों से मांगते हैं, छोटे छोटे बच्चों से। तो इसी प्रकार से हुआ है। तो ऐसे बारी बारी से तो भोलानाथ कभी इधर के गाल पर कभी इधर के गाल पर अपने पिताजी को प्यार किया करता था। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें बचपन की जो लेखक को याद आ रही है आज। तो इस प्रकार से वो बता रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पिताजी के साथ समय बिताया है, किस प्रकार से वो अपने पिताजी के साथ खेलते थे। जब वो उनकी मूछें नोचते थे लेखक, जब भोलानाथ थे, तो क्या करते थे, वो जो उनके पिताजी थे बनावटी रोने लगते थे। और फिर जब वो रोने लगते थे तो वो भोलानाथ क्या था, दूर खड़े होकर खिलखिलाने लग जाते थे और हंसने लग जाते थे। और जब उनके हंसते हंसते जब घर आते थे तो उनके साथ हम भी चौके पर खाने बैठ जाते थे। वह अपने ही हाथों से हमें क्या करते थे कि एक कटोरी में दाल चावल खिलाते थे। और फिर क्या है कि हम थोड़ा सा खाने के बाद कहते हैं हमारा पेट भर गया है। तो जब हम खाकर खड़े होते थे तो तब हमारी मैया थोड़ा और खिलाने के लिए जिद करने लगती थी और बाबूजी से कहने लगती थी कि अब तो 4-4 दाने के कोर बच्चों के मुंह में देते जाते हैं, इसलिए इससे ही वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते।
बच्चे को भर मुँह को खिलाना चाहिए। तो मतलब है कि माँ का प्यार देखो यहाँ पर कि माँ का प्यार कितना अच्छा बताया गया है कि इसमें पिताजी क्या था, पिताजी तो थोड़ा थोड़ा खिलाते थे और उससे वो भोलानाथ थोड़ा थोड़ा खाता था, तो उससे ही लगता था मैंने बहुत सारा खा लिया है। लेकिन माँ को लगता था कि नहीं, मेरे बेटे ने इतना नहीं खाया। वो अपना प्यार जताती है और फिर उनको पिताजी को कहते हैं कि तुम्हें बच्चों को खिलाना नहीं आता। फिर माँ क्या है, माँ बच्चे को फिर खिलाती है और ये कहती है जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। तो किस प्रकार से इसमें बताया है कि माँ ये कहना चाह रही है कि जब वे बड़े बड़े कोर खाएगा तभी दुनिया में बड़ा होगा, दुनिया में नाम कमाएगा, दुनिया में बहुत अच्छे काम करेगा। तो ये माँ का प्यार है। फिर देखिए कि वो कहती है माँ मैं खिलाती हूँ। देखो कैसे खाता है ये मर्दुए कहते हैं आदमी लोग। यहाँ पे देखिए मर्दुए कहा गया है आदमी लोगों को कि आदमियों को तो खाना खिलाना ही नहीं आता कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी बोलते हैं माँ को कहा गया है महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। मतलब है कि जब तक माँ नहीं खिलाएगी तो बच्चे का पेट नहीं भरता, माँ के हाथ से ही बच्चे का पेट भरता है। तो वो फिर खाना खिलाने लगती है। थाली में दही भात सानती है, दही भात बोलते हैं, भात कहते हैं यहाँ पर चावल को, ठीक है। दही और चावल को एक कटोरी में मिलाती है और फिर उसको भोलानाथ को खिलाने लगती है। कभी तो एक उसको कौर को तोता कहती है, तोता है, ये मैना है, कबूतर है, हंस है, मोर है, बनावटी नाम लेकर उसको एक एक कौर खिलाती जाती है और कहती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। मतलब वो किस प्रकार से खिलाती है, माँ कितना प्यार करती है और उसको इस प्रकार से खिलाती है। और हम भी क्या करते हैं कि मतलब भोलानाथ कह रहा है कि हम भी उड़ने का मौका नहीं देते और हम भी झट से उसको खा लेते हैं। मतलब है कि भोलानाथ को कितना अच्छा लगता है माँ के पास, माँ के हाथ से खाना। तो अब जब हम सारा खाना खा लेते थे तो फिर माँ खुश हो जाती थी और फिर माँ कहती थी कि अब तुम राजा बेटा बन गए हो, जाओ अब खेलो। तो हम भी बस वहाँ से उठकर उछल कूदने लगते थे और फिर रस्सी में बंधा हुआ कांट का घोड़ा लेकर बाहर गली में घूमने निकल जाते थे। तो फिर क्या करती थी, जब कभी हमें अचानक माँ पकड़ लेती थी तो वो क्या करती थी कि सिर में हमारे कड़वा तेल लगाती थी। कड़वा तेल बोलते हैं सरसों के तेल को, ठीक है। तो वो लगाती थी तो हमें बहुत गंदा लगता था, तो हम परेशान हो जाते थे, छटपटाने लगते थे। छटपटाना परेशान हो जाना और रोने भी लगते थे। तो फिर बाबूजी बगल में खड़े होते थे और वो कहते थे कि बस रहने दो। तो लेकिन माँ क्या करती थी, हमारे सिर में सारा तेल डालती थी और फिर हमारे सिर में सिर पे चोटी बनाती थी और फिर बिंदी भी लगाती थी काजल की। और ऊपर उसमें जो हमारी चोटी बनाती थी उसमें फूलदार लट्टू भी बांधकर और रंगीन कुर्ता पहनाती थी और टोपी भी पहनाती थी हमें, जिससे हम अच्छे खासे कन्हैया लगते थे। तो फिर हम रोते रोते बाबूजी की गोद में चले जाते थे और सिसकते बाहर जाते थे। तो फिर बाबूजी हमें बाहर खेलने ले जाते थे। वहाँ पर हमने जब देखा कि हमारे दोस्त आ रहे हैं, तो जब हमने अपने मित्रों को देखा, अपने दोस्तों को देखा, तो उनको देखकर हम सिसकना भूल जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उनके साथ खेल में लग जाते हैं। तो देखा है ना कि हमारा अगर मूड ख़राब है और हम उदास बैठे हैं, तो अगर हमारा सामने कोई दोस्त आ जाए, मनपसंद दोस्त आ जाए, तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं कि एकदम से उनको देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलने को मिल जाता है बच्चों को। तो वो अपने दोस्तों को देखकर सब सिसकना भूल जाता है, उसका सब दुख दूर हो जाता है और वो उनके साथ खेल में लग जाता है। तो उनके साथ वो साथियों के साथ अनेक खेल खेलता है, कैसे कैसे अनेक तमाशे करने लग जाते हैं सब बच्चे मिलकर। तमाशे भी ऐसे हैं कि तरह तरह के, जैसे नाटक खेलना, चबूतरे पर एक कोना ही नाटक घर बनता था उनका। तो वहाँ पर भी क्या करते थे, छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, तो उसको रंगमंच बनाते थे जिस पे पिताजी उनके नहाते थे ना,
तो उनको रंगमंच बनाते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज की चंदोवा बनाते थे। चंदोवा बोलते हैं जो शामियाना हमारे चारों तरफ लगता है, शादियों में लगता है, जो उसमें मिठाई की दुकान लगाई जाती थी। और फिर क्या करते थे, ठेले पत्ते इन सबको उठाकर गीली मिट्टी के जो वो होते थे कंकड़ वगैरह होते थे, मोटे मोटे ठीकरे बोलते हैं, जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं, उनसे मिठाइयाँ बनाते थे कि ये लड्डू हैं, ये हैं। तो बच्चे क्या है, अनेक खेल होते हैं। और फिर क्या करते थे, मिठाइयों के वे ख़रीदार और वे दुकानदारी अपने आप ही बच्चे बन जाते थे कि बच्चे ऐसे आते हैं। और फिर उसमें कभी कभी बाबूजी भी हमारे साथ शामिल हो जाते थे। तो मतलब जो लेखक है, लेखक किस प्रकार से अपने बचपन बता रहे हैं कि मैंने कैसे कैसे खेल खेले वहाँ पर, कि हमने दुकानें भी सजाई हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया है कि उसमें घरोंदा घरोंदा बोलते हैं घर भी बनाया है। पहले ना क्या करते थे बच्चे, रेत से घर बनाते थे। तो फिर उन पर तिनकों का छप्पर दिया, सिलाई की पेटियों के किवाड़, और घड़े के मुँह का चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, और पूजा की आचमनी से कलछी भी बनाई जाती थी। ठीक है ना। पानी और धूल और बालू को मिलाकर वहाँ पे क्या है कि उसकी बंदरवाल भी बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से वे उस घर को सजाते थे। फिर क्या करते थे, वहाँ पे पंगत बैठती, पंगत है कि सब लाइन से बैठते थे। पहले क्या होता था शादी में कि लाइन से बैठकर ही सब खाना खाया जाता था। तो सभी नीचे बैठकर खाना खाते थे। सभी नीचे बैठ कर खाना खाते थे। फिर पंगत में पिताजी भी जीवने आ बैठते थे। तो कभी कभी क्या करते थे, पिताजी भी उन हमारे बीच में आ जाते थे और वे भी खुश होते थे। उन्हें बैठे देखकर सब हंसने लगते थे और घरोंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। वो क्या करते थे कि बच्चे जैसे ही पिताजी आए और उन्होंने क्या किया, उस घरंदे को तोड़ा और वे सब भाग गए। वे लौट पोट होकर पूछा करते थे कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो जो पिताजी थे तो भोलानाथ से कहते थे फिर कब होगा, मैं फिर आऊँगा। वो उसके तो जो उनके पिताजी थे उनको बहुत अच्छा लगता था कि इस प्रकार से। तो कभी कभी वे बारात भी निकालते थे। मतलब है कि देखो, एक तो उन्होंने दुकानें सजाई थी, फिर उन्होंने घर में खाने का भी किया कि जिस प्रकार से घर में खाना खिलाया जाता तो वो भोज भी किया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कभी कभी वे लोग क्या करते थे, बारात का भी जुलूस निकालते थे। तो उसमें क्या करते थे, वो जुलूस निकालने में कनस्तर का तंबूरा बजता था। मतलब कि जैसे बैंड बाजे बजते हैं ना, तो वो क्या करते थे, खाली कनस्तर लेके और उसको बजाया करते थे। तो उससे उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और जो अमोले की शनाई, अमोले जानते हो, अमोले होते हैं कि जो आम की गुठली होती है उसको हम बो देते हैं। जो पौधा निकलता है तो उसको वहाँ से उखाड़ के नीचे जो जड़ में एक आंबी वो गुठली टाइप से निकलती है, उसको घिसकर उसको अमोले बोलते हैं, उसको घिसकर बजाया जाता है। तो उससे शहनाई बजाते थे। और चूहे दानी से वो पालकी बनाते थे। ठीक है। और समधी बनकर बकरे पर भी चढ़ते थे वे सब बच्चे आपस में। और चबूतरे के दूसरे कोने तक वे बारात ले जाते थे। मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं, एक घर से दूसरे घर तक। चबूतरा बोलते हैं जो घर के बाहर हम थोड़ा सा ऊंचा सा बना देते हैं, उसे चबूतरा कहा जाता है। ठीक है। और वहाँ गोबर से लिपे और आम तथा केले की टहनियों से सजे आंगन में वहाँ पर वो बनाया जाता था जहाँ पर फेरे होते हैं। ठीक है। उसके बाद वहाँ क्या है कि खटोली पर लाल ओहार डालिन दुल्हन को चढ़ाया जाता था। खटोली बोलते हैं, छोटे सा पलंग बोल देते हैं। खाटे तो आजकल दिखाई नहीं देती है, पहले होती थी खाटे वगैरह, बाण वगैरह से बनते थे, तो उनसे बनाया जाता था। तो वहाँ पे क्या है, बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने पहुँच जाते थे। तो बाबूजी को भी शैतानी सूझती थी और वो क्या करते थे कि वहाँ पर जब दुल्हन बैठी थी खटोले पर, तो वो दूल्हे का मुंह देखने आ जाते थे। तो सभी बच्चे एकदम से हंसकर वहाँ भी भाग जाते थे। कभी कभी बच्चे क्या है, खेती करने का भी नाटक करते थे। खेती करने के नाटक में वो चबूतरे पर ही एक कुआं बनाते थे, चारों तरफ से वो रस्सी लगाते थे उसमें, और घिरनी जिसमें ना रस्सी को खींचा जाता था, कुएं में से निकालते थे, वो घूमती थी, तो वो बनाते थे। 2 लड़के उनमें से ही बैल बनते थे। और फिर क्या होता था कि कंकड़ के बीज बनते थे। जो कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे से कंकड़ ले लेते हैं और बच्चे क्या करते हैं, उनसे बीज बनाते हैं और फसल तैयार होने पर हाथों हाथ
काट ली जाती है। उस पर सब बच्चे फिर खुश होते हैं जब लगता है कि हाँ अभी वो हमारे फसल तैयार हो गई है। उसमें फिर वे गाना भी गाते हैं। फिर वे बच्चे गाना गाते हैं, ये देखो गाना गाया, ऊंचे नीचे में बही क्यारी जो की सो बही हमारी। मतलब कि ऊंचे नीचे में बही क्यारी, मतलब कि जो वहाँ पर फसल हो रही है वो सब हमारी है। ऊंचे नीचे बही क्यारी, तो फिर वहाँ पर फसल को तराजू बनाकर फसल तोले जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उस फसल को वे तोलते भी है मिट्टी के दियों को तराजू बनाकर। मतलब कि मिट्टी के दियों से तराजू बनाते हैं, दो परडे उसमें होते हैं, उनसे तराजू बनती है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछे इस साल की खेती कैसी रही, बोला ना। मतलब बाबूजी यहाँ भी आ गए बीच में और उन्होंने कहा कि इस साल की खेती कैसी रही। ठीक है, यह सुनकर बच्चे फिर हंसने लगते हैं और कभी कभी बटोई भी इन खेलों को देखने के लिए खड़े हो जाते थे। वहाँ पर जो लोग हैं वो भी रुककर हमारा तमाशा देखने लगते थे कि किस प्रकार से हम लोग रोज़ नए नए तमाशा करते रहते हैं। ठीक है, हमने नाटक और खेल बहुत खेले हैं और इनको खेलने के लिए सब लोग हमारे खेलों को देखने भी आ जाते थे। और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, वहाँ से उनको देखकर भाग जाते थे। जब लोग हमें देखने आते थे ना, तो फिर हमने क्या किया कि इन सब खेलों के साथ हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मौज मस्ती भी की है, हुल्लड़बाजी की है। कभी कभी हमने वहाँ पे जो मेला भरता था, मेले में जाने की भी जिद की है। और वहाँ पे फिर हमने बड़ी मौज मस्ती है, लोगों का झुंड देखते थे, उनको देखकर हम चिल्लाने लगते थे। कभी कभी क्या होता था कि कोई दूल्हा जा रहा है, उसके आगे पालकी जा रही है, तो पालकी को देखकर हम चिल्लाने लगते थे। तो उसमें जो बारात में लोग जा रहे हैं तो वे हमें डांट कर वहाँ से भगा देते थे। कभी कभी आंधी आती है, तो आंधी में क्या है, आम झड़ जाते हैं पेड़ से, तो उनको लेने के लिए हम सभी बाग में दौड़ पड़ते थे और वहाँ पे आम चुन लेते थे। और फिर आपस में हमारा ये होता था कि कौन सबसे ज़्यादा आम वहाँ चुनेगा। फिर वहाँ से हम क्या करते थे, गुले गुले आम, गोपी आम वहाँ पर हम चबाने लगते थे। चबाना है, वहीं पर ही हम खाना शुरू कर देते थे। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आई है। अब आगे की कहानी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। अब इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में आपके जो प्रश्न इस कहानी में आ चुके हैं वो प्रश्न आप करेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे आप कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय पिता के पास नहीं जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसमें जैसे मैंने आपको इस कहानी की शुरुआत में बताया था कि माँ जो हमारे हृदय की सबसे करीब होती है। माँ हमारी परेशानियों को बिना बताए ही समझ लेती है। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी हमारे दिल में कोई कष्ट होता है या हमें कोई परेशानी होती है तो हम अपनी माँ को ही याद करते हैं, क्योंकि माँ हमारी बातों को बिना बताए समझ लेती है और माँ के पास जाकर हम अपने को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। ठीक है ना। माँ का हृदय कैसा होता है कि माँ का हृदय अपने बच्चे की सब परेशानियों को महसूस करता है। तो इसलिए जब भी कोई विपदा आती है, विपदा मतलब परेशानी आती है, तो हम अपनी माँ को ही याद सबसे अधिक करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आप करेंगे। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ठीक है, तो ये भी आप बताएंगे। ये आपके बीच में आया है जितनी हमने कहानी आज पढ़ी है कि भोलानाथ क्या करता है कि जब उसकी माँ सिर में तेल लगाती है कड़वा, तो वो रोने लगता है, परेशान होने लगता है। तो उसके पिताजी उसको सिसकता हुआ
लेकर बाहर जाते हैं और वहाँ पर वो अपने दोस्तों को देखता है और अपने दोस्तों को देखते ही एकदम से सकना भूल जाता है, क्योंकि उसको अपने दोस्त अच्छे लगते हैं, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। तो उनको देखकर उसका रोना एकदम से भाग जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। इस प्रकार से दोनों ही प्रश्न आप अपने शब्दों में करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगी। ठीक है, आप ये 2 प्रश्न अपना गृह कार्य में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम।